आज हम प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा भी ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। ये एसी, इसी को शॉर्ट में एसी और पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम डिटेल से जानकारी लें तो एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। जिसको लिखना हो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। एक ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, या एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है। आवर्त रूप से मतलब पीरियोडिकली चेंज होता है, मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर ये इस तरीके से चेंज करता रहता है। इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका परिमाण और दिशा आवर्त रूप से बदलता। आवर्त रूप से बदलने का मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर बार बार वो बदलता रहता। फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर वो बार बार बदलता रहता। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। अब है कि ये करंट आया कहाँ से, ये उत्पन्न कैसे हो गया, या इसको हम कैसे इस तरीके से डिनोट कर दिए। ये साइनसोडियली हमने भेजा है, तो इसके लिए हम आते हैं, डिराइव करते हैं कि एक्सप्रेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशंस यही था। अब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें यानी डिराइव करते हैं। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए हम डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए कैसे डिराइव करेंगे? तो फैराडे लॉ से ही ये डिराइव होता है। फैराडे का लॉ क्या कहता था? जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता। तो फैराडे के नियम से हम लिखते हैं, फैराडे के नियम से वो क्या कहता था? ईएमएफ जो है ये नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, किसी कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स फाई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो, तो टोटल फ्लक्स कितना? n फाई। अच्छा, फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? ये फाई इक्वल टू लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, और ये थीटा क्या? तो बी ए कॉस ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू कहता है ओमेगा टी, तो माइनस डी बाई डी टी, और ये एन फाई, तो फाई को हम क्या लिखते हैं? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ, तो माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर कर देंगे तो डी बटे डी टी, और ये क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी। तो डी बटे डी टी और कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी बटे डी टी कॉस ओमेगा टी, तो ये लिखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। चूँकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, और ये ओमेगा टी है और यहाँ सिर्फ टी है, तो ओमेगा एक्स्ट्रा टर्म है, तो ओमेगा आगे एक मल्टीप्लाई होगा, तो ई इक्वल टू माइनस एन बी ए, और ये इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी,
तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो एन बी ए ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी। तो एन बी ए ओमेगा को हम लोग ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कहते हैं, इसी को पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, यानी विद्युत वाहक बल का शिखर मान है ये, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, शिखर मान मतलब मैक्सिमम मान है ये। तो इसको हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और इसी में रेसिस्टेंस अगर दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय आर, तो दोनों साइड अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये आई में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब रेसिस्टेंस, तो ई बटे आर इज इक्वल टू ई नोट बटे आर साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा, जैसे भी बटे आर को हम आई बोलते हैं, तो भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके जगह यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ई बटे आर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे आई, तो आई इक्वल टू ये ई नोट बटे आर, मैक्सिमम वैल्यू बटे आर है, तो ये आई नोट साइन ओमेगा टी। इसमें पूछेगा कौन टर्म क्या है, तो यहाँ जो है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, वेयर यानी जहाँ आई नोट क्या, तो पिक वैल्यू ऑफ एसी, तो पिक वैल्यू ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। और ये ओमेगा क्या, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कोणीय आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और टी टाइम होता है, टी क्या होता है, टाइम होता। और बोथ साइड डिवाइडेड बाय आर, यानी दोनों ओर आर से विभाजित करने पर, दोनों ओर आर से यानी प्रतिरोध से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, तो ये पिक वैल्यू ऑफ एसी है। इसमें इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचें इन डिटेल से, तो ये ग्राफ खींचा जाएगा, दोनों का इक्वेशन एक जैसा है, ये जैसे आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, उसी तरीके से भी इक्वल टू भी नोट साइन ओमेगा टी है। इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसको इन डिटेल से इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से आता है आई और टी के बीच। अच्छा एक चीज़ और, जहाँ हमने थीटा यूज करना था हमको, थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है, तो हम आई और टी के बीच ग्राफ खींच सकते हैं, या आई और थीटा के बीच भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से खिंचाएगा। क्योंकि ये हमने पहली बार डायरेक्ट साइनसोडियली खींच दिया था कि साइन के ग्राफ के तरीके से इसका ग्राफ खिंचाएगा, लेकिन इस बार इन डिटेल्स अगर हम बात करते हैं, देखिए E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ खींचें, या I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ खींचें, दोनों ग्राफ एक जैसा ही है, सिर्फ जहाँ ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे वहाँ एक एक्सिस पे ईएमएफ आएगा, दूसरे एक्सिस पे टाइम आएगा। और जहाँ I और T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक एक्सिस पे I आएगा यानी विद्युत धारा आएगा, और दूसरे एक्सिस पे टाइम आएगा, लेकिन ग्राफ एक जैसा ही आएगा। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2π/T, ये T फुल टाइम पीरियड है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है वही टाइम है, ये एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड T है। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/T हम लोग लिख सकते हैं। तो हम I इक्वल टू आई नोट साइन 2π/T इंटू T लिखते हैं। इसी तरीके से ईएमएफ भी लिखना हो तो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा T/T लिख सकते हैं। तो केवल एक का हम ग्राफ खींचते हैं। अलग अलग केस में हम अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग करंट का वैल्यू निकालते हैं, और डिफरेंट टाइम
पे हम देखेंगे कि करंट का वैल्यू क्या क्या आता है। तो दोनों आई और टी के बीच ग्राफ आसानी से खींचा चला जाएगा। तो केस 1 में हम क्या करते हैं, यदि t इक्वल टू 0 कर दें, यदि t क्या कर दें 0, तो i इक्वल टू आई नोट साइन 2π/t इंटू 0। किसी भी एंगल में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता क्या है 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो i इक्वल टू आई नोट इंटू 0, तो ये i 0 आ गया। यानी इस केस में जब टाइम 0 था तो उस केस में करंट का रीडिंग 0 आएगा। इसी तरीके से EMF का भी रीडिंग इस केस में 0 ही आएगा। केस 2 की बात करते हैं। यदि t इक्वल टू, ये फुल टाइम पीरियड जो t है इसका 1/4 करते हैं, और 1/4 टाइम पे हम चेक करना चाहेंगे क्या होगा। तो i इक्वल टू आई नोट साइन 2π/t इंटू स्मॉल t। तो स्मॉल t का वैल्यू कितना होता है t/4, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू आई नोट साइन t से t कैंसिल 2π/4, तो ये कितना हो जाएगा π/2 साइन π/2, साइन π/2 कितना हो जाएगा 1। तो i इक्वल टू आई नोट इंटू 1, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट। ये इस तरीके से है केस 2। उसी तरीके से हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3 ये ऐसे होगा। तो केस 3 में हम क्या करते हैं, t इक्वल टू t/2 एक बार मतलब टाइम पीरियड यानी फुल साइकिल का हाफ टाइम लिए, अर्ध हाफ चक्र में क्या होगा। तो ये पुनः i इक्वल टू आई नोट साइन 2π/t इंटू t/2, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू आई नोट साइन t से t कैंसिल 2π/2, तो साइन पाई, और साइन पाई का जो वैल्यू होगा ये भी 0 होता है। तो i इक्वल टू आई नोट इंटू साइन 180 डिग्री, ये भी क्या होता है 0 होता। तो आई नोट इंटू 0, तो i का वैल्यू पुनः 0 हो गया। इसी तरीके से केस 4 में t इक्वल टू 3t/4, 3t/4 किए, तो i इक्वल टू आई नोट साइन 2π/t इंटू 3t/4, तो t से t कैंसिल, तो ये i इक्वल टू आई नोट साइन 3π/2, और साइन 3π/2 को हम लोग -1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं -1। तो i इक्वल टू आई नोट इंटू -1, तो i इक्वल टू -i नोट। इसी तरीके से केस 4 की अगर हम बात करते हैं तो t इक्वल टू कैपिटल T, तो i इक्वल टू आई नोट साइन 2π/t इंटू t का वैल्यू t से t कैंसिल, तो आई नोट साइन 2π, साइन 2π का वैल्यू क्या होगा 0, तो आई नोट इंटू 0, तो i इक्वल टू 0। करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये केस 5 हो रहा होगा। तो अब हम जैसे मैथ्स में ग्राफ खींचते हैं कि अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग करंट का रीडिंग निकाल लिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक साइकिल में हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ टाइम दिखाते हैं और यहाँ आई दिखाते हैं। अगर कोई EMF और टाइम के बीच ग्राफ खींचे तो कोई बात नहीं, आई की जगह EMF आ जाएगा, और सब जगह जहाँ आई नोट है उसकी जगह ई नोट आ जाएगा। तो देखेंगे 3 1 2 3 4, एक टाइम पीरियड कैपिटल T लिए, उसी को हमने 4 बराबर भाग में बांटा, चूँकि t/4 t/2 t3 t/4 इस तरीके से। जहाँ टाइम 0 था वहाँ करंट का रीडिंग 0 आया। चलिए ये 0 कर दिए। जहाँ टाइम का रीडिंग t/4 था वहाँ ये मैक्सिमम करंट आया, ये इस तरीके से, ये जो करंट आएगा ये आई नोट आएगा। उसी तरीके से पुनः टाइम का वैल्यू जहाँ t/2 है वहाँ क्या आएगा 0 आएगा, ये इस तरीके से। तो और पुनः टाइम का वैल्यू जहाँ 3t/4 था, जहाँ 3t/4 था वहाँ माइनस आई नोट आया 3t/4, तो ये क्या है आई का वैल्यू -i नोट आया, तो यहाँ -i नोट। तो और जहाँ t का वैल्यू पुनः t था वहाँ करंट का रीडिंग इस तरीके से आया ये।
तो मतलब ये शुरू में करंट का वैल्यू बढ़ा, बाद में घटा। तो ये इस तरीके का साइकिल ये बार बार हर टाइम इंटरवल में चलता रहेगा। इस तरीके का साइकिल ये बार बार चलता रहता है। यहाँ करंट का वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ करंट का वैल्यू -I0, ये करंट का वैल्यू 0, यहाँ T/4 टाइम रहा होगा, यहाँ T टाइम रहा होगा, और यहाँ 3T/4 और यहाँ T। अगर इसी को थीटा के बीच ग्राफ खींचते तो I और थीटा के बीच का ग्राफ, तो I और थीटा के बीच का ग्राफ, तो थीटा मतलब एंगल, जहाँ T/4 है वहाँ 90 डिग्री आता है इस तरीके से। तो यहाँ जो करंट का रीडिंग आता, ये एंगल जो आता π/2, ये एंगल आता पाई, और ये एंगल आता 3π/2, और ये एंगल आता 2π, इस तरीके से 3π/2, और ये एंगल आता 2π, इस तरीके से। तो I और थीटा के बीच भी ग्राफ खींचेंगे तो इसी तरीके से आएगा। I और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इसी तरीके से आएगा। और इसी में अगर करंट का ये रीडिंग है, अगर EMF का रीडिंग देखेंगे तो EMF का भी रीडिंग कुछ इसी तरीके से आएगा, कुछ इसी तरीके से आएगा। तो EMF का भी रीडिंग इसी तरीके से आएगा। EMF का पिक वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि E/R करने पे ये I आता, मतलब R से डिवाइड करने के बाद ये करंट आता, तो इसलिए इसका पिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा और इसका नेगेटिव पिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा। लेकिन ग्राफ कुछ इसी तरीके से खिंचाएगा जिस तरीके से हमने खींचा। ये अलग अलग टाइम के लिए करंट और EMF का वैल्यू किस तरीके से आएगा उस पर हमने चर्चा किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इससे रिलेटेड, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड एक सवाल आता है, जिस सवाल को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम लोग सिंपल आमीटर से मापते हैं तो करंट का रीडिंग 0 आता है। करंट का रीडिंग क्यों 0 आता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल आमीटर जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से फुल साइकिल में उस करंट का रीडिंग 0 दे देता है। लेकिन अल्टरनेटिंग EMF को, अल्टरनेटिंग करंट को मापने के लिए जिस आमीटर का उपयोग किया जाता है वो हॉट वायर आमीटर होता है। वो एक विशेष तरीके का आमीटर होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग हॉट वायर आमीटर कहते हैं। तो उसी से हम लोग इसका करंट रीडिंग लेते हैं। तो फुल साइकिल में करंट का रीडिंग 0 आ जाता है, जिसकी वजह से सिंपल आमीटर से करंट का रीडिंग 0 ही बार बार इंडिकेट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखें तो I = I0 sin ω t इस तरीके से होता है। अगर इसी में कहीं एक क्वेश्चन दे दिया, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I = 10 sin 314t, I = 10 sin 314t एम्पियर है, तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कोमा आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कोमा वर्ग माध्य मूल मान कोमा औसत मान ज्ञात करें। हालांकि वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान, इसके लिए हम डेरिवेशन बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल फार्मूला का उपयोग करके हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया क्या हुआ, आपको दिया हुआ इक्वेशन में I = 10 sin 314t इस तरीके से दिया हुआ, और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या जानते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण,
तो प्रत्यावर्ती धारा का अगर समीकरण देखेंगे तो I = I0 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम चेक करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए ये I0 की जगह का वैल्यू यहाँ क्या है 10, तो I0 की जगह का जो वैल्यू 10 है तो ये 10 एम्पियर आ जाएगा और ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। पहला प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी AC का पिक वैल्यू, AC का शिखर मान यानी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, या इसी को पिक वैल्यू कहते हैं। ये कितना आ गया 10 एम्पियर। दूसरा मान आवृत्ति कह रहा है, तो देखिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे। यहाँ 314 टी है और यहाँ ओमेगा टी है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 314। ये 314 HZ जो आया ये ओमेगा है क्या, ये ओमेगा को हम लोग कोणीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति कहते हैं। यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही कोणीय आवृत्ति है। इसी कोणीय आवृत्ति को अगर हम लिखें 2π/T यानी 2π न्यू, तो देखो ओमेगा का वैल्यू कितना, तो 314 और 2π, तो 2π का भी वैल्यू 3.14 लिखा जा सकता है इंटू न्यू, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 314/3.14 इंटू 2, चूँकि ये गुणाम है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा न्यू इक्वल टू, तो ये 100 बार मतवा कटेगा तो 100/2, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति कितना आ जाएगा 50 HZ आ जाएगा, ये आवृत्ति है। अगर वर्ग माध्य मूलमान की बात करें तो IRMS वर्ग माध्य मूलमान तो कितना हो जाएगा I0/√2, I0/√2, ये 10/√2, I0 का मान चूँकि 10 आया तो 10/√2 कितना हो जाएगा, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5√2 ये एम्पियर आएगा, 5√2 एम्पियर आ जाएगा। ये भी एक सवाल बन गया। अब तीसरा है औसत मान, तो औसत मान जो I एवरेज है ये आता है I0/π, इसको लिखते हैं 0.637 इंटू I0, तो I0 का वैल्यू 10 आया था तो 0.637, I0 का वैल्यू 10 है तो ये 6.37 एम्पियर ये I एवरेज आ जाएगा। इसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान यही होता है I0/π, जिसको कि हम लोग अप्रॉक्स में 0.637 I0 बोलते हैं। ये दो फार्मूला भी हम आगे प्रूफ करेंगे कि IRMS का वैल्यू I0/√2 कैसे हो जाता या I एवरेज का वैल्यू I/π कैसे हो जाता। तो आज हम इसमें से दो फार्मूले में से एक फार्मूला प्रूफ कर देते हैं कि I एवरेज का मान कितना आएगा। I एवरेज की मान को निकालने के लिए हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट के मतलब हीटिंग इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो होता क्या है कि सिंपल आमीटर करंट का रीडिंग 0 बताता है। सिंपल आमीटर जब करंट का रीडिंग 0 बताता है, लेकिन वास्तव में करंट तो 0 होता नहीं है। करंट यहाँ वेरिएबल है, कभी मैक्सिमम तो कभी मिनिमम, कभी 0 पे रहता है, तो वेरिएबल करंट होता है। लेकिन एवरेज करंट वो 0 रीडिंग देता है। तो एवरेज करंट 0 रीडिंग क्यों देता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव रीडिंग देता है, सेकेंड हाफ साइकिल में उतना ही क्या देता है, नेगेटिव रीडिंग देता है। हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव रीडिंग देता है उतने सेकेंड हाफ में क्या देता है, नेगेटिव रीडिंग देता है। तो कुल पॉजिटिव और कुल नेगेटिव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम करते क्या हैं कि हाफ साइकिल में देख लेते हैं। फुल साइकिल में पूछेगा भी अगर फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या आएगा तो 0 आएगा। फुल साइकिल यानी पूर्ण चक्र में विद्युत धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है I एवरेज या I मीन भी इसको लिख सकते हैं, I एवरेज या I मीन 0 आएगा। मीन मतलब माध्य मान, एवरेज मतलब औसत मान, माध्य मान या औसत मान पूर्ण चक्र में ये 0 ही आता है। इस बात को आप याद रखेंगे।
तो पूरा साइकिल में 0 आ जाता, क्योंकि जितना पॉजिटिव रीडिंग आएगा उतने नेगेटिव आएगा। हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव, तो टोटल 0 हो जाता। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल करके इसको निकालें प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को निकालने के लिए हम ये क्या करते हैं कि 0 I और ये T/2 और ये T, तो केवल हाफ साइकिल में निकालते हैं। तो हाफ साइकिल में ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू केवल आएगा और इसी को लेकर के हम लोग औसत मान बोल देते हैं। पूरा मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इतना इतना करके हम लोग निकाल लेते हैं। फुल साइकिल में यहाँ भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो सिंस I इक्वल टू होता क्या है, तो dq/dt, तो dq इक्वल टू क्या करेंगे I dt, और I इक्वल टू होता क्या, I इक्वल टू होता क्या, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता। तो ये I को हम लोग लिख देते हैं I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करने पर, तो दोनों ओर समाकलित करने पर यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वो भी फुल साइकिल में हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि फुल साइकिल में इंटीग्रेट करने पे यहाँ भी ये 0 ही आ जाएगा। तो ये dq और ये I0 साइन ओमेगा टी dt, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। फुल साइकिल में यहाँ भी करेंगे तो करंट का रीडिंग 0 ही आएगा। तो I0 साइन ओमेगा टी dt, और ये 0 से T/2। अगर किसी को शक हो तो आप 0 से T तक इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। फुल साइकिल में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू निश्चित रूप से 0 आ जाएगा। I0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता था, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता, लेकिन माइनस साइन तो है नहीं, तो यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, और ये ओमेगा एक्स्ट्रा है तो ओमेगा से डिवाइड आ जाएगा 0 से T/2। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकालना पड़ेगा आपको, तो माइनस I0/ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी, और ये 0 से T/2 तक। तो देखो Q इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस I0/ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 2π/t इंटू 0 से T/2। तो ये इसको अगर हम लिखें तो Q इक्वल टू माइनस I0/ओमेगा, और ये कॉस 2π/t, स्मॉल t की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल T/2 माइनस कॉस 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह पुनः 0, तो माइनस I0/ओमेगा, तो t से t कैंसिल, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये माइनस I0/ओमेगा, कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 का भी वैल्यू -1। कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसके आगे खुद ही माइनस है तो -1, तो -1 और -1 तो -2, तो ये हो जाएगा 2I0/ओमेगा। ये चार्ज आया इन हाफ टाइम में। अब हमको वैल्यू क्या निकालना था, क्योंकि ये करंट कभी वैल्यू बढ़ रहा कभी घट रहा, हमको औसतन करंट चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि I एवरेज इक्वल टू Q एवरेज, I इक्वल टू Q/T हम लोग लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q/T। तो I एवरेज इज इक्वल टू, तो Q एवरेज कितना, तो 2I0, तो 2I0/ओमेगा, और T का वैल्यू कितना था, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था केवल हाफ टाइम था, तो T/2। तो I एवरेज इक्वल टू 2I0/ओमेगा T, और ये 2 पलट के ऊपर चल जाएगा तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4I0/ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या बचेगा 2π/T। अच्छा, तो ये ओमेगा T रहेगा ही रहेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/T
2π/t इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा I0 2I0/π। ये आई एवरेज इक्वल टू 2I0/π आया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे 2I0/π, और इसी का जो वैल्यू आएगा ये 0.637 आएगा। शायद पिछले वाले सवाल में हमने I0/π लिख दिया था एवरेज में, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। हालांकि टोटल वैल्यू 0.637 हमने लिखा था, तो आप लोग याद रखेंगे हाफ साइकिल में जो आई एवरेज का वैल्यू आएगा वो 2I0/π आएगा, पीछे आप लोग करेक्ट कर भी लेंगे। तो लेकिन टोटल वैल्यू 0.637 I0 आएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ टोटल फुल साइकिल में करंट 0 आ जा रहा था, तो और सिंपल आमीटर से करंट का वैल्यू भी 0 ही आता है, तो हम लोग औसत करके निकालते हैं। इसको एक और तरीके से वर्गमाध्य मूल्यमान करके निकालते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पिछले वाले सवाल में आप लोग देखेंगे कि शायद I0/π एवरेज को हमने लिख दिया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे, 2I0/π आएगा। तो आज भर इतना ही। जिसको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करें। चलिए, धन्यवाद।